तो हम लोग जो है टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न समझने वाले हैं और आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है। अपने आप क्वेश्चन करने जो हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, आपको वीडियो में देखना कैसे किए गए, फिर आपको करना है अपने मन से। यह आपका काम रहने वाला है। और प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या दिया पहला, या नंबर जो लिखा है वो सब लाइन से नहीं लिखे होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया था, उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। फिर उसी के आधार पर हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सूत्र क्या होता है पहले वो आपको बताते हैं, क्योंकि सूत्र नहीं पता होगा तो फिर हमको ज्ञात क्या करना है, वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सूत्र होता है आपका, कहाँ बता दें, यहीं पर लिख दे रहे हैं, क्योंकि विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य, ठीक। क्या होता है आपका ए क्या होता है, कल्पित माध्य, और सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई और गुणा में एच क्या होता है आपका वर्ग माप, वर्ग अंतराल की माप, ठीक। तो देखो जब विचलन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है तो उसमें हमको सारणी में कितने खाने बनाने होते हैं, 6। कितने बनाने होंगे, 6। अब संख्याएं नोट करते हैं जो दी हैं आपकी, 0 से 50 तक हैं, सब में 10-10 का अंतर है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। एफ आई क्या दिया आपका, एफ आई का मतलब बारंबारता। एफ आई दी है आपके 5, 12, 25, 5, 12, 25 और फिर है 10, उसके बाद है 8। एक्स आई क्या होता है आपका, माध्यमान। तो माध्यमान देखो क्या है आपका, मध्यमान कहाँ ढूंढते हैं हम लोग, वर्ग अंतराल में। इनके जो दोनों आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करते हैं, वो बटे 2 से भाग दे दो, आपका मध्यमान निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो साधारण दिया है 0 से 10, तो 0 और 10 के बीच में कौन सी संख्या पड़ती है आपकी, 5। 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, 40 और 50 के बीच में, गड़बड़ हो रहा, ठीक तो है, 40 और 50 के बीच में आपका पड़ेगा 45। अब डी आई कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, डी आई ज्ञात करने के लिए करते हैं हम लोग एक्स आई में माइनस किसको, ए को। तो अब एक्स आई तुमको मालूम हो गए हैं, 5, 15, 25 और 35, 45 है, लेकिन ए कैसे निकाला जाता है, ए को क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। ये आपको मिलेगा किसमें, मध्यमान में। और कहाँ मिलेगा, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन आसान अगर रखना है क्वेश्चन को आसान रखना है तो क्या करोगे, बीच वाले को मानते हैं, तो इसको मान लेते हैं ए। तो डी आई निकालते हैं, मतलब कि ये 25 को है एक्स आई में से घटाना है। तो एक्स आई पहला क्या दिया आपका, 5। 5 में माइनस करोगे 25 को तो कितना आएगा, माइनस का 20, माइनस का है ना। फिर 15 में माइनस करोगे माइनस का 10 आएगा। 25 से 25 गया, 25 को खुद से 25 से घटाओगे 0 आएगा। फिर 35 से 25 को घटाओगे 10 आएगा प्लस का, 45 घटाओगे 25 तो 20 आ गया, इतना हो गया। फिर आगे अब यू आई ज्ञात करना है, यू आई बराबर क्या होता है आपका, डी आई अपान एच। अब एच की भी वैल्यू निकालनी है, एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप। तो वर्ग अंतराल में देखो कितने का अंतर है, 0 10 में 10 का अंतर है, 10 और 20 में कितने का अंतर है, 10 का, 20 और 30 में। तो बस यही आपके एच का वैल्यू होता है क्या, 10। सब में अंतर कितने का है, सभी वर्ग अंतरालों में 10 का, तो 10 ही आपका एच की वैल्यू हो गई। तो देखो, तो अब 10 से भाग लगाना है सब में, किस में, डी आई में।
जो डी आई की वैल्यू आई है उसमें 10 का भाग लगाकर यहाँ लिख दो। आप लिखते हैं, देखो 20 में 10 का भाग लगेगा माइनस का 2 आएगा, 10 में लगेगा 1 आएगा, 0 का 0 रहेगा, फिर 10 में 10 का 1, 20 में 10 का लगाएंगे 2 हो जाएगा। फिर एफ आई और यू आई की गुणा करनी है। देखो अगले वाले में तो एफ आई भी हमको पता है ये है, यू आई आपका ये आया, इन दोनों की गुणा करते हैं। देखो कर रहे हैं तो 5 की गुणा 2 के साथ, 5 दूनी 10, वो काहे का माइनस का, 12 की गुणा -1 के साथ -12, फिर 25 की गुणा 0 के साथ 0, 10 की गुणा 1 के साथ 10 1 कम 10, 8 की गुणा 2 के साथ 8 दूनी 16। अब क्या करने वाले हैं, इनको जोड़ने घटाने वाले हैं ना। देखो ये दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये बता रहे हैं यहाँ पर, ऐसे करना नहीं पेपर में, आपको दिमाग में ही जोड़ लेना या कहीं रफ कार्य में जोड़ना है, ठीक। यहाँ पर समझाने के लिए बता रहे हैं। 10 और 12 कितना हो जाएगा 22, काहे के होंगे माइनस के 22, और इधर 10 और 16 कितना होगा आपका 26। अब ये 26 प्लस का है और 22 माइनस का है तो घटेंगे, तो 26 में से 22 जाएगा, आपका कितना बचेगा 24, 24 नहीं 4 बचेगा, तो काहे का बचेगा प्लस का, तो ये 4 हो गया। अब आगे सिग्मा एफ आई भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो ये भी तो ज़रूरत है हमको। तो 5 12 17, 17 और 25 कितना हो जाएगा आपका 42, 42 10, 42 10 52, और 52 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 60, सिग्मा एफ एक्स आ गया 60। तो अब लिखते हैं, देखो यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर आपको एच भी पता है, एच बराबर कितना है 10, और ए भी मालूम है कितना है, कितना था आपका 25, ए दिखा कहीं, ये है 25 हो गया। और आगे सिग्मा एफ आई और यू आई तो दिए है, एफ आई यू आई कितना है 4 है, और सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 60। रखते हैं इसमें और हल करते हैं। देखो ए की वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू है 4 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 60, गुणा एच की वैल्यू है 10। अब क्या करेंगे, देखो यहीं हल करते हैं। देखो आपका x बार बराबर आ जाएगा 10 से 6 आएगा, ये 0 0 कैंसिल कर दो है ना, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो आपका आ गया 25 प्लस 2/3। अब क्या करेंगे, 2/3 को हल करें, कितना आएगा, देखो दशमलव लगाएंगे 20 होगा, तिछाक 18, 6 6 आता रहेगा है ना। तो क्या करें 25, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.7 लिख दें, कितना हो जाएगा आपका 25.7। ये आपका हो गया आंसर। समांतर माध्य निकल आया किस विधि द्वारा, विचलन विधि द्वारा, ठीक। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ज़्यादा क्वेश्चन है तो जल्दी बता रहे हैं इसलिए, ठीक। देखो आगे अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि पासे को एक बार उछालने पर आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो आभास संख्या कितनी आएंगी, पासे में कितने अंक लिखे होते हैं 1 से 6 तक, तो टोटल परिणाम कितने हुए, कुल परिणाम 6, उसमें से आभास संख्या आने की प्रायिकता बतानी है। तो देखो क्या करेंगे, पासे को एक बार उछालने, एक बार उछाला गया है तो क्या क्या आ सकता है बताओ। अच्छा उछालने पर कुल प्राप्त संख्याएं लिख दो या कुल परिणाम, क्या आ सकते हैं बताओ।
और इसमें लिखते हैं, ठीक, मंझले ब्रैकेट में। 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना, 4 नहीं बन रहा, 5 भी आ सकता है, और 6 भी आ सकता है, और कुछ आएगा, 6 तो होते हैं, ठीक। फिर आगे हमको लाना क्या है, हमको बताना क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन है बताओ इसमें। एक तो 2 है आपकी, है कि नहीं, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या आने के कुल परिणाम, अभाज्य कुल परिणाम तुम्हारे कितने हैं, 6 हैं। उसमें से अभाज्य संख्या वाले कितने हैं वो बताने हैं आपको। अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कौन कौन होंगे। 2 अभाज्य संख्या होती है, 3 भी होती है और 5 भी होती है। तो अब हमको बताना है क्या, प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बतानी। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है कि नहीं, तो वही करना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अतः अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी। तो देखो अभाज्य संख्या कितने परिणाम हैं अभाज्य संख्या आने के, 3। एक तो 2 है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, पासे पर 5 भी आ सकता है ना। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हुए, 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं आपके, टोटल 6 हैं, तो बटे में 6 लिखो। हल करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका, 1/2। यह आंसर हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, बस, ठीक, ये हो गया। आगे अगला देखो, अगला प्रश्न कहाँ गया, ये वाला तो आसान है, कैसे किया जाता है, सेम होता है इसमें, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, विरोधाभास वाला है क्वेश्चन, है ना। तो माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + √3 बराबर हमारा हो जाएगा P/Q का रूप हो सकता है कि नहीं, जब परिमेय संख्या है। जहाँ बता देंगे, जहाँ P व Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, व Q ≠ 0। अब क्या करने वाले हैं, देखो समझो, 2 का पक्षांतर करने वाले हैं, इस तरफ लाने वाले हैं दाईं तरफ। तो उधर √3 रह जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 2, और उधर प्लस का था, इधर हो जाएगा आपका माइनस का। देखो ये 2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा कि नहीं, तो वही यहाँ लिखा हमने। इससे क्या होगा, देखो इसको अब हल करते हैं थोड़ा और। तो इसके नीचे 1 होगा कि नहीं, ये माइनस चिन्ह होगा बीच में। तो ऐसे गुणा होती है, और आपस में इनकी आपस में गुणा करते हैं, वज्र गुणन विधि, समझे हो कि नहीं। भिन्न वाले ऐसे सवाल किए होंगे, है ना।
तो देखो, 1 की गुणा p के साथ, q की गुणा 2 के साथ, 2q हो जाएगा, बटे में q होगा आपका। ठीक, अब आपको एक चीज़ समझना है, p एक आपका क्या है, पूर्णांक है, और 2q भी क्या है आपका, 2q है आपका, उसमें q आपका पूर्णांक है। q में अगर हम 2 की गुणा कर देंगे तब भी तो पूर्णांक रहेगा, क्योंकि 2 भी एक पूर्णांक होता है। ठीक, तो ऊपर जो लिखा हुआ है आपका वो क्या है, आपका पूर्णांक है, द पूर्णांक संख्या है, बटे में q भी आपका क्या है, पूर्णांक है। जब दोनों पूर्णांक है और पूर्णांक बटे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अतः क्या हम बता पाएंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ऐसा क्या संभव है, क्योंकि हम लोगों ने √3 को निकाल कर देखा था। एक क्वेश्चन आपका ऐसा है जिसमें क्या देखा था कि √3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या नहीं होती है, सिद्ध किया था कि नहीं। तो उसके आधार पर हम लोग यहाँ क्या बता देंगे, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, कि विरोधाभास है। और जिसका कारण क्या रहा, जिसका कारण इसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। क्या है, गलत परिकल्पना। जो हम लोगों ने कल्पना की कि ये क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो गलत परिकल्पना है। अतः 2+, अब अपरिमेय संख्या में जानते हो, कोई अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ दो वो क्या होगी, अपरिमेय ही रहेगी। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया सवाल ये, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो, क्या कह रहा है कि संख्याओं 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं, और फिर इसका एलसीएम भी बताना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको ज्ञात करना है एचसीएफ ऑफ 96,404, और किससे ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करते हैं, देखो 96 के गुणनखंड करते हैं। कैसे करेंगे, दो से जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 8 16, फिर से 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 24 आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 चंग 12, फिर आपका 2 तियाँ 6, फिर आपका 3 एकम 3 हो गया। आगे 404 के भी फैक्टर निकालते हैं। और कैसे फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर, मतलब अभाज्य संख्या के रूप में, है ना। तो देखो 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, इतना आ गया। अब 101 किसके पहाड़े में आता है, 101 के ही पहाड़े में आता है, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है। तो हमको क्या प्राप्त हुए, 96 के अभाज्य, ये मासा निकाल लें, लासा भी निकाल सकते हैं इसी से। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। और 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, देखो
सीधा यहीं से उठाते हैं। 2 कितने हैं आपके? 3 2 5, मतलब 2 की पावर 5। सीधा पावर के रूप में लिखना है जब एचसीएफ ज्ञात करते हैं ना। अभी कैसे समझ में आ रहा है देखो। 3 को 3 की पावर 1 के रूप में लिखेंगे। फिर इधर साइड देखते हैं तो 2 2 ही हैं, तो 2 की पावर 2 हो गया। फिर गुणा 101 की पावर 1। अब एचसीएफ ज्ञात करना होता है तो क्या करना पड़ेगा हमको? देखो दोनों संख्याओं के क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड कोई नज़र आ रहे हैं? तो आ रहे हैं, 2 के रूप में आ रहे हैं कि नहीं? अब 2 के रूप में नज़र आ रहे हैं आपको, तो उसमें से आपको वो घातें उठानी है जिसमें घात, मतलब वह संख्या उठानी है जिसमें वह अभाज्य संख्या उठानी है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों संख्याओं में, और उसमें से जिसकी घात कम हो। तो किसकी घात कम नज़र आ रही है? 2 की पावर 5 कम है कि 2 की पावर 2 कम है? तो 2 की पावर 2 कम है ना, तो बस इसको उठा लेंगे। और कोई ऐसी संख्या है नहीं जो दोनों में नज़र आए। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में और कोई अन्य संख्या नज़र आ रही है? यहाँ तो 3 है, यहाँ आपका 3 है, लेकिन 404 में 3 नहीं नज़र आ रहा है। 101 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं लिया जाएगा उनको। तो आपका क्या हो जाएगा? HCF ऑफ 96,404 कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2, मतलब कि 4। ये आ गया आपका HCF। अब ज्ञात करना है LCM। तो क्या करेंगे? चूँकि हमको क्या पता है कि A गुणा B, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणा HCF। ठीक, इस विधि का भी यूज कर सकते हो जब 2 संख्याएं दी हो। ये आपका एक सूत्र होता है ना, नहीं तो यहीं से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है LCM। लेकिन ये तरीका यूज कर रहे हैं। देखो, माना A बराबर आपका है, A बराबर है 96 व B बराबर है, किसी को भी कुछ मान सकते हो, कोई समस्या नहीं। नहीं, LCM को ना मान लेना संख्या, ठीक, तब गड़बड़ हो जाएगा। तो A की वैल्यू रखते हैं, इसलिए 96 गुणा, अच्छा यहाँ से सूत्र देखो, LCM ज्ञात करना है ना आपको। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताओ? HCF उधर चला जाएगा, उधर A क्रॉस B दिया है, मतलब A गुणा B बटे HCF। रखें वैल्यू, देखो LCM बराबर क्या होगा आपका? A बराबर 96 गुणा B बराबर 404 बटे HCF कितना है? 4 आया था, ये देखो, ठीक। तो 4 एकम विभाजित कर रहे हैं, 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4। अब 96 की गुणा 101 से करनी है, तो अलग नहीं करना, यहीं कर लो। देखो 96 एकम 96 का 6 हासिल 9, 9 को अब 96 की गुणा 0 के साथ होगी, 0 हो जाएगा, 9 हासिल है तो 96 आ जाएगा, मतलब 9। फिर आ गया 96 एकम 96। नहीं समझ में आया तो गुणा कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, कह रहा है कि द्विघात बहुपद x², मतलब जो कुछ दिया है, ठीक, के शून्य ज्ञात कीजिए। इनके शून्य ज्ञात करने मतलब मूल। तो देखो और भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कह रहा है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसका सत्यापन भी करना है। क्या होता है संबंध? शून्यकों का योगफल बराबर -b/a, या दूसरे तरीके से बोलें -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। और शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका? अचर पद बटे x² का गुणांक होता है कि नहीं? तो वही अभी करते हैं। देखो आगे, पहले शून्य ज्ञात कर लें। तो आपका दिया है f(x) बराबर x² प्लस 7x प्लस 12। गुणनखंड करना तो आता है ना, तो ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ख़त्म करेंगे। क्या हो जाएगा? 4 12 होता है ना, तो इसको 4 + 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो 4x + 3x प्लस 12, x कॉमन मिलेगा तो x प्लस यहाँ बचेगा आपका 4 इसमें, ठीक। और इन वाली दोनों पदों में आपको कॉमन क्या मिलने वाला? बीच में प्लस है ना, 3 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x प्लस
4। तो आगे आपका x प्लस 4 दोनों में कॉमन मिला, बचा आपका आगे x और प्लस 3। ये आगे आपके क्या हैं, ये गुणनखंड। अब शून्य के लिए क्या करेंगे हम लोग, fx को 0 मान लेंगे, है ना। fx बराबर 0 ये माना था यहाँ, x बराबर दिया नहीं था, है ना। तो 0 हो जाएगा तो आपका x प्लस 4 x प्लस 3 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। तब एक बार एक को नीचे ले जाओ, है ना, 0 के, इसको ले जाएं इधर साइड तो हर में जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा आपका x प्लस 4 बराबर 0। और दूसरी बार किसको ले जाएं, आपकी बार x प्लस 4 को ले जाते हैं उसके नीचे। ये सब सीख चुके हो, ठीक। तो x प्लस 3 बचेगा आपका इधर। इन दोनों से क्या आ जाएगा आपका, x की वैल्यू आ जाएंगी कौन कौन, 4 उठ के उधर जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और माइनस का 3, या ऐसे लिख लो -3 -4, ये हो गया। अब ये आ गए आपके क्या दिए गए बहुपद के, द्विघात बहुपद है उसके शून्यक। अब इनसे क्या करना है, अब सत्यापन भी करना है आपको। तो देखो क्या लिखेंगे सत्यापन के लिए, ये नंबर क्या करने वाले हैं, शून्यकों का योगफल। का योग बराबर क्या हो जाएगा आपका, बताओ। शून्यकों का योग, शून्य का आपके क्या प्राप्त हुए हैं, -3 और -4। तो -3 और -4 का योग करते हैं तो कितना आएगा, बताओ। -7 मिलेगा कि नहीं। अच्छा, क्या ये बराबर होगा किसके, समझना ध्यान से, -x का गुणांक चेक कर लेते हैं अभी, है ना। x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक के बराबर होगा कि नहीं। देखो बहुपद आपका ऊपर दिया हुआ है, वहाँ चेक करते हैं x का गुणांक क्या है आपका। x का गुणांक आपका नज़र आ रहा है 7, तो यहाँ पर 7 रखोगे, है ना। यहाँ पर इसके स्थान पर कितना रखोगे, 7। फिर x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब कितना होगा, 1। यहाँ 1 रखोगे तो 7/1 आएगा कि नहीं, और आगे माइनस चिन्ह लगा है तो -7/1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, आ नहीं रहा ये, देखो ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक। तो ये सिद्ध हो गया। दूसरी चीज़ क्या करना है हमको, शून्यकों का गुणनफल, तो वो भी सिद्ध कर देते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका होता है वैसे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो दोनों शून्य कौन है, 3 -3 और -4। तो -3 और -4 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -3 गुणा -4 कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 12, ठीक। अब बटे में 1 भी लिख लो ताकि सिद्ध करने में आसानी जाए। तो ये हो जाएगा आपका बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद ढूंढो, क्या 12 है, देखो 12/1 आया यहाँ है कि नहीं, और x स्क्वायर का गुणांक 1 तो नज़र आ ही रहा है। ये हो गया, ठीक, सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर
26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, देखते हैं कैसे करते हैं वाले। अब दो संख्याएं दी, हमको पता है नहीं तो उनको मान लेते हैं माना। पहली संख्या बराबर x व दूसरी संख्या बराबर y। दो संख्याएं मान ली हम लोगों ने। अब प्रश्न पढ़ते हैं, देखो क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर दिया है, मतलब x माइनस वाई बराबर 26। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तैयार हो गए, देखो समीकरण के जैसी लग रहे हैं। फिर आगे कहा है उसने कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वैसे मान लेते हैं। वह एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि पहली संख्या जो x है वो दूसरी संख्या y की 3 गुनी है। तो y में क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, दोनों बैलेंस हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। अब इसको भी समीकरण के रूप में बदल लें, तो 3y को उठा के इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर क्या बचेगा आपका 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हम लोग किस विधि से हल करेंगे। विधियाँ तो 3 है, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि, है ना। उसमें से कौन सी विधि का यूज करेंगे, विलोपन का। आसान रहते हैं ना, आसान सभी हैं अगर समझ में आती हैं तो। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर तो क्या हो जाएगा आपका, देखो पहले एक साथ रखते हैं दोनों को। x माइनस वाई बराबर 26, दूसरी है आपकी x माइनस 3y बराबर 0। लाइन इसे खींचते हैं, दोनों में हमको एक कोई एक पद क्या करना होता है, बराबर रखना होता है x और y में। ठीक, तो देखो x तो बराबर है ना, 1x ऊपर भी है नीचे भी 1x है, तो क्या करेंगे, लेकिन चिन्ह दोनों में अलग अलग होने चाहिए तो फ़ायदा रहेगा उसमें। तो क्या करेंगे, यहाँ अलग चिन्ह करने के लिए घटाने पर, जब घटाएंगे ना तो दोनों में माइनस हो जाएगा, यहाँ मतलब दोनों तरफ बराबर के दाएं और बाएं दोनों तरफ माइनस चिन्ह की गुणा होगी, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x प्लस का था, आगे ये माइनस की थी संख्या तो प्लस की हो जाएगी, आगे यहाँ माइनस। अब इसको हल करते हैं, देखो अब बताओ, ये x प्लस का है और ये x माइनस का है, दोनों विभाजित हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। आगे 3y प्लस का है और y माइनस का है, तो 3y में से 1y चला गया, कितना बचेगा 2y। इधर 26 में से 0 को घटाएंगे तो 26 ही बचेगा, तो आपका y बराबर आ गया 26/2। तो 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 1 कम 2, y बराबर आपका आंसर आ गया 13। तो दूसरी संख्या हमको मिल गई 13। अभी पहली संख्या भी तो बतानी है, तो y का मान अब किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, तो दूसरे में रख दें y का मान, अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर
क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 2 आपकी है ये। तो रखो इसमें x माइनस 3 गुणा y है 3y, तो y की जगह पर 13 आ जाएगा बराबर 0 है। तो 13 तियाँ कितना होता है 39, माइनस का 39 आएगा, उसको उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, है ना। तो x बराबर आपका आ गया 39 और y बराबर आपका आ गया 13। तो नीचे क्या लिख दोगे आप, लिख लेना अपने आप, क्या लिखोगे कि अतः पहली संख्या 39 व दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन देखो। क्या दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल क्या हो, बराबर हों। ठीक, तो इसका भी काम है, मूल अगर बराबर होते हैं तब। तो m का मान ज्ञात कीजिए। जब कोई द्विघात समीकरण दी हो, उसमें क्या हो, कोई पद ज्ञात करना हो, तो उसमें क्या करेंगे, एक आपका विवितकर का सूत्र होता है, d बराबर b² माइनस 4ac होता है कि नहीं, उसमें ही इसका यूज किया जाता है अगर कोई मूल बराबर दिया हो। तब देखो तो क्या करने वाले हैं, यहाँ ऐसे सवाल खूब किए हो, है ना। तो आपका दिया हुआ है यहाँ f(x) बराबर 1, ऐसे लिख लेना, है ना, माना y बराबर ही मान सकते हो, f(x) बराबर ही मान सकते हो, है ना, कोई समस्या नहीं। कितना है 3x² माइनस 12x प्लस m, ये दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि मूल बराबर हैं, तो इसको देखो, अच्छा यहाँ समीकरण के ही रूप में दिया हुआ, तो वैसे लिख लेते हैं 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0। क्या करने वाले हैं, समझो, यहाँ पर पहले a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, ये 3, b की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 12 होगी कि नहीं, c की वैल्यू m, तीनों की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब प्रश्नानुसार मूल बराबर हैं, प्रश्नानुसार मूल बराबर हैं। इसको हल करने 2-3 तरीके हैं, ठीक, जो आपको सही लगे, बराबर हैं। तब d बराबर आपका क्या हो जाएगा 0, d बराबर विवितकर है, d आपका क्या होता है विवितकर, और d बराबर होता क्या वैसे है, d बराबर 0, तब d बराबर 0, इसलिए b² माइनस 4ac बराबर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि d के बराबर ही ये सूत्र होता है ना। अब वैल्यू इसमें रखते हैं, b की वैल्यू कितनी है, माइनस 12 रखो यहाँ पर, तो माइनस 12 का वर्ग प्लस का हो जाएगा 144। कि लिख के दिखाएं, नहीं लिखेंगे, टाइम जाएगा, है ना, आप लोग लिखना पेपर। फिर 4 गुणा a की वैल्यू है 3 गुणा c की वैल्यू है m बराबर है 0। अब क्या करेंगे, इस पूरे पोर्शन को उठा के इस तरफ ले जाते हैं दाएं तरफ, तो उधर हो जाएगा 4 तियाँ गुणा भी कर लेते हैं साथ में इनकी, तो 4 तियाँ 12 m बराबर उधर 144। अब m बराबर हो जाएगा आपका 144 बटे 12, 12 के फाड़े में 144 आता है 12 बार में, तो m बराबर हो जाएगा आपका 12। यही ज्ञात करने के लिए बोला था उसने, आंसर हो गया। ठीक, अच्छा ऑप्शन वाला था, तो ये देखो 12 दिख रहा है, ये है। अगला देखो प्रश्न, अभी कितने हैं, अगला देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। इसको हल करना है सिर्फ, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे हल किया जाता है। अच्छा, ये बटे में दिए हैं, इसीलिए देखो उसने बोला भी है क्या, कि बटे में
ये कुछ है नहीं नई चीज़, ये सिर्फ बता रहा है कि बटे में जो है x की वैल्यू -4 और 7 नहीं लोगे, क्योंकि -4 अगर यहाँ रख दोगे तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, नीचे 0 आ जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा अपरिभाषित, अनंत हो जाएगा कि नहीं। ऐसे प्लस का 7 भी नहीं रख सकते हो, ठीक। इनके अलावा कोई मान होगा वो निकालते हैं। देखो क्या दिया है, दिया है आपका 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 11/30। हल करते हैं, देखो इनको ऐसे बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में, है ना। अब वज्र गुणन जानते हो क्या होता है, तिरछी गुणा, है ना। करते हैं इनके साथ और इनके आपस में करी जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो x - 7 इधर पहुंच जाएगा, फिर माइनस चिन्ह बीच में लगा, दिख रहा कहीं ये, फिर आगे x + 4 इस तरफ, बटे में आपस में इनकी गुणा करेंगे x + 4 की x - 7 के साथ, तो क्या हो जाएगा, बराबर इधर 11/30। फिर आगे देखो x - 7, ये माइनस चिन्ह अब ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ये ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको हटाते हैं तो माइनस चिन्ह अंदर ले जाते हैं, तो अंदर सभी चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के थे माइनस के हो गए, और नीचे इनकी गुणा कर लेते हैं। देखो x की गुणा पूरे के साथ करें, फिर -7 की गुणा पूरे के साथ करेंगे, ठीक, ऐसा आता है आपको। तो x की गुणा कर रहे हैं x + 4 के साथ, तो x² + 4x, फिर -7 की गुणा करेंगे तो -7x, -7 की गुणा कर रहे हैं इन दोनों के साथ, तो क्या होगा, देखो -7x - 7 चौक 28 बराबर कितना दिया हुआ है, 11/30। अच्छा ऊपर देखते हैं, तो x और x कैंसिल, कितना बचेगा ऊपर, -7 और -4, मतलब कि -11 बटे में देखो क्या बच रहा है, x², 7 4 प्लस का है, 7 माइनस का, इसका मतलब माइनस का 3 बचेगा, -28 बराबर 11/30 है। अच्छा ये 11 और ये 11 कैंसिल, देखते रहना नहीं तो गायब हो जाएगा सब। यहाँ माइनस का 1 बटे x² - 3x - 28, इतना बचा आपका, बराबर कितना है, 1/30। अब क्या करें, 30 को इधर ले जाएं ऊपर अंश में, यहाँ इसको इधर ले जा रहे हैं, तो देखो इधर -30 हो जाएगा, ये चीज़ इधर जाएगी तो x² - 3x - 28। अब क्या करेंगे, देखो आगे, तीस को उठा के ले जा रहे हैं उधर, चलो बराबर बीच में लगा रहे हैं तो इसको हटा रहे हैं, इसे ज़्यादा नज़र आ रहा है ना। तो देखो x² - 3x - 28, और ये 30 जाएगा जब उधर दाईं तरफ, तो क्या हो जाएगा आपका, +30, तो इस तरफ बचेगा क्या आपका 0। तो आपका द्विघात समीकरण बनके तैयार हुआ है, x² - 3x, और 30 में से 28 को माइनस करोगे तो बचेगा 2 प्लस का। अब इसके करने हैं गुणनखंड, करो, तो इसका फैक्टर निकालना है ना, x के गुणनखंड निकालो, x के नहीं द्विघात समीकरण के गुणनखंड करो। देखो सीधा कर रहे हैं ना, 2 गुणा 1 होगा और 2 + 1 3 भी होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे -2x - x, ये दोनों मिलकर -3x बनाते हैं कि नहीं, आगे प्लस का 2 दिया है, ये हो गया। अब ये दोनों
एक्स कॉमन लेंगे इसमें से, तो एक्स माइनस 2, इस तरफ से माइनस 1 कॉमन लेंगे इन दोनों में, तभी तो अंदर बचेगा आपका माइनस का एक्स था प्लस का एक्स हो जाएगा, और प्लस का 2 था वो माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपका x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आया आपका x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर वैल्यू आ गई आपकी, लाइन से लिखें 1,2। पूछा क्या है देखते हैं। तो इसको हल करना है ना, तो हल हो गया बस। x बराबर आपका आ गया 1,2, इतना हो गया। अब आगे अभी कितने हैं देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ऐसे डॉट डॉट चलती जा रहे हैं ना। कितने का अंतर लग रहा है आपको? 3 का चल रहा है ना। 15 फिर आगे 12 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? 15वां। तो 15वां एनवा ये क्या होता है आपका? एन। ये एन की वैल्यू दी है कितनी? एन की कितनी है? 15। पद की संख्या दी है ना। कौन से पद की बात कर रहा है? 15वें पद की। तो आपका n बराबर दिया हुआ। तो पहले लिखेंगे हम लोग AP। देखो समांतर श्रेणी तो है, सार्वंतर सबका 3 3 का आ रहा है। देखो 21 और 18 को माइनस करोगे 3 ही आएगा, है ना। और 18 और 15 को माइनस करोगे तब भी। तो आपकी AP तो हो गई है। अब इसमें आपका बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए ए क्या होता है आपका? प्रथम पद। वो आप लोग लिख लेना, जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ें आप लिख सकते हो, है ना, पेपर में, तभी तो समझ में आएगा। तो ए बराबर आपका 21 हो गया। हमको निकालना क्या है? 15वां पद, मतलब A15 ज्ञात करना है। तो पहले ये मान निकाल लेते हैं। क्या है? ए बराबर आपका हो गया 21। डी क्या होता है? सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकालोगे? दूसरे में से पहले को माइनस करोगे, तो 18 माइनस 21 बराबर माइनस का 3 आएगा। सार्वंतर कितना आया? -3। फिर आगे और क्या ज़रूरत होता है? एन तो पता ही है, 15वें स्थान की संख्या ज्ञात करनी है ना। ज्ञात क्या करना है आपको? A15 बराबर क्वेश्चन मार्क। चूँकि AN बराबर होता है आपका A + n-1 इंटू डी। तो देखो वैल्यू रखते हैं इसमें। ज्ञात करना है आपको A15। तो आपका हो जाएगा A की वैल्यू है 21 प्लस N की वैल्यू है 15 -1 इंटू डी कितना है? माइनस का 3। ये गुणा में है, ये याद रखना। हल करते हैं। देखो 21 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुणा -3। अब 14 यहाँ कितना होता है? 42। ठीक, तो माइनस का 42 हो जाएगा। अब 42 को 21 में से माइनस करेंगे, कितना आएगा? नीचे लिख दें। तो A15वां मतलब 15वां पद आएगा आपका कितना होगा? 21 का दूने तो होता है ना, तो कितना यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस का 21 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। -21 दिखा गए। देखो ये डी नंबर। ठीक, ये प्रश्न हो गया आपका। आगे अगला क्वेश्चन देखो। ये क्या कह रहा है कि चित्र में त्रिभुज ABC के आधार BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। चल रहा है कि नहीं? हाँ, खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC कितना है? 1:3। इनका और इनका अनुपात 1:3 का है। ठीक हो तो AP और BP का अनुपात होगा, मतलब ये और PB, हाँ, इनका अनुपात बताना है। तो कैसे बताओगे? देखो क्या करें, चित्र बनाना पड़ेगा अलग, फिर से बनाते हैं। चलो देखो, यहाँ ऐसे बना ले रहे हैं समझने के लिए ऐसे। ठीक, ये हो गया है ना।
ये था आपका ए पी क्यू, ए पी क्यू। ये है आपका बी सी। जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, हल। और दिया है, क्या दिया है, पी क्यू अनुपात बी सी बराबर 1:3। इतना दे रखा है, ठीक। अब उसने ये भी बोला, ध्यान से पढ़ना, यहाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि आधार बी सी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया, ठीक। पी क्यू क्या है आपका, ये इसके समांतर है बी सी के। तो एक प्रमेय पढ़े हो ना, कौन सी प्रमेय, कि कोई अगर रेखा क्या हो, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर हो, है ना। तो वे दोनों रेखाएं मतलब समांतर हो तो क्या होते हैं, उनसे बनने वाला जो त्रिभुज भी होता है वो भी क्या होगा, सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम नहीं, समरूप, ठीक। यहाँ समरूप की ज़रूरत है। तो देखो समरूप नहीं हो, वो सर्वांगसम नहीं हो पाएगा। समरूप क्यों हो जाएगा, देखो ऐसे, ये कोण इसके बराबर होगा कि नहीं, ये इसके, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण, है ना। डबल ए समरूपता कसौटी से हो जाएगा कि नहीं। ट्रिपल ए भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये दोनों त्रिभुजों में है, एक बड़ा त्रिभुज दिख रहा है और एक छोटा त्रिभुज। तो देखो ऐसा दिया है, आपका सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ज्ञात करना है, ठीक। क्या याद करना है आपको, ए पी अनुपात पी बी बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे याद करेंगे समझो, देखो पी क्यू समांतर है, ये भी लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। पी क्यू समांतर है बी सी के, ऐसा दिया है। जब ये दे रखा है तो इसलिए हम लोग क्या कह पाएंगे कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, देखो ये वाला, एक आपको ये नज़र आ रहा है छोटा सा, है ना, ये वाला, और एक पूरा नज़र आ रहा है कि नहीं। कैसे बताएं इसको, पेन चेंज करें, पूरे वाले को देखो दूसरे कलर से दिखा रहे हैं आपको। ये वाला, ये पूरा है आपका, ठीक। ये पूरा त्रिभुज है, और दूसरा आपका ये वाला, इन दोनों की बात चल रही है, ये वाले, ठीक। इन दोनों को क्या लाने वाले हैं, समरूप, क्योंकि हो ही गया है समरूप, देखो। इसलिए त्रिभुज ए पी क्यू समरूप होगा किसके, तो पी वाला कोण बी के बराबर है ना, ए वाला ए ही के, पी का हो गया बी और क्यू का हो गया सी। जब ये समरूप हो जाएंगे तो इनकी अन्य भुजाओं के तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ए पी अपान क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए पी अपान ए बी। इसलिए ए पी अपान ए बी होगा कि नहीं। और बताओ, अच्छा इस त्रिभुज की इस भुजा का अनुपात इसके साथ आएगा कि नहीं। तो ये भी लिखते हैं, पी क्यू अपान, ये क्यों लिखा, यही तो काम का है ना, बी सी, और पी क्यू अपान बी सी दे रखा है, देखो ये दिया कि नहीं, 1/3। इसका मतलब, इसलिए ए पी अपान, इसलिए ना लिखो, इसका तात्पर्य है कि ए पी अपान ए बी बराबर कितना हो गया, 1/3 हो गया कि नहीं। लेकिन हमको लाना क्या है, ए पी अपान पी बी लाना है। तो कैसे लाओगे, देखो ए पी तो आ चुका है, नीचे ए बी के स्थान पर बनाना है आपको पी बी। क्या बनाना है, पी बी, है ना। तो कैसे बनाओगे, ए बी कहाँ है आपका, दिख रहा होगा ए बी, ये पूरा यहाँ तक ये ए बी है। तो ए बी को 2 टुकड़ों में लिख दें, कैसे,
कैसे लिखें? ए पी प्लस एक इतना और एक ये प्लस पी बी लिख सकते हैं कि नहीं? इधर 1/3 है। अब इसको यहीं हल कर रहे हैं, इधर देखो। तो अब गुणा कर रहे हैं तिरछी, यहाँ इसकी गुणा 3 की और इसकी इधर, तो क्या हो जाएगा? 3AP बराबर AP प्लस PB है ना। अब AP को उठा के इधर ले जा सकते हैं ऐसे, तो माइनस का हो जाएगा, इधर 3AP है माइनस AP बराबर कितना हो जाएगा? PB। तो 3AP में से एक AP चला गया तो कितना AP बचेगा? एक AP बचेगा कि नहीं? और इधर साइड आपका PB बचेगा। अब PB में गुणा में एक होगा कि नहीं? होता ही है ना। तो AP और नीचे ले आए PB को यहाँ, तो उधर बचेगा आपका 1 और 1/1 है ना। अतः AP अनुपात PB क्या आ गया? 1:1। ठीक, ये हो गया। 1 घंटा क्रॉस हो गया। कुछ गलत कर दिया देखो यहाँ पर, यहाँ 3 में से AP 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी होगा, गलत हो गया है ना। यहाँ से PB को इधर ले आए है ना, उधर आपका 1 दिया है, 1/2 हो जाएगा। तो AP अनुपात PB कितना आएगा? PB, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर थोड़ी ना लग रही हैं ना, तभी तो लगा कुछ गड़बड़ हुआ है। तो 1:2 का अनुपात हुआ, ये हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया। ये कितने हैं अभी तो हमको लगता है, चलो देखो ये भी आसान है। क्या हो जाएगा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं, माना A व B दो बिंदु जिनके निर्देशांक है ना, निर्देशांक क्रमशः 2,3 व 4,1 हैं। इतना लिख दिया। अब क्या हो जाएगा देखो, इसलिए AB बराबर क्या होगा? तुमको मालूम है इन दोनों का। देखो ये आपका x1 हो गया, ऐसे बताया था ना, x1 इसको y1 मान लेना है, x2 y2। तो यहाँ आपका सूत्र क्या होता है, साइड में बता दे रहे हैं, चूँकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, ये देखो यहाँ होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बताया था x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो है ना, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखो रख रहे हैं यहाँ 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल कर लेना है ना। 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग 4, इधर 3 में से 1 गया, -2 का वर्ग 4, 4 4 8, 8 को लिख सकते हैं 2√2। बताया था लास्ट में इकाई भी बता दो, इकाई या मात्रक। दूरी निकाली है ना, तो कुछ मात्रक तो हो गए, ये हो गया। अभी और कितने हैं?
देखो आगे अगला क्वेश्चन ये, 1 घंटा क्रॉस हो गया। देखो क्या करेंगे इसमें, वन प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा है ना माइनस टेन थीटा। कैसे हल करेंगे, LHS लेते हैं। LHS बराबर आपका है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस साइन थीटा। किससे गुणा करेंगे, संयुग्मी से है ना, तो 1 माइनस गुणा भाग दोनों करेंगे है ना, इधर भी आपका 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ऊपर साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे नीचे 1 माइनस मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला कुछ सूत्र होता है आप लोगों ने पढ़ा है, ऊपर अच्छा इसको ऐसे रखना है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कास स्क्वायर थीटा के बराबर। यहाँ बता देना चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका तात्पर्य है क्या, कास स्क्वायर थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या करने वाले हैं, देखो ऊपर अंश में जो संख्या दी है और नीचे हर में जो कुछ भी दिया है ना उनका स्क्वायर दिया हुआ है पूरे का, तो इसको क्या करें, स्क्वायर एक साथ लगा दें बड़ा सा ब्रैकेट बनाकर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब क्या करने वाले हैं, एक के नीचे कास थीटा को लिखने वाले हैं और साइन थीटा के नीचे भी कास थीटा को लिखने वाले हैं। ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा हो जाएगा और पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 1 अपान कास थीटा को लिखा जा सकता है सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा और का होल स्क्वायर HP है ना, HP यहाँ कर दो या फिर बराबर किसके आ गया, RHS के। सिद्ध हो गया। ठीक, इसको इस प्रकार से करेंगे, ख़त्म करने हैं सभी, अभी कितने हैं पता नहीं, इसका शायद एक और होगा, चलो देखते हैं। ठीक, क्या दिया है अगला, कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई बनाते हैं 40 मीनार, ये देखो छोटी सी बना दे रहे हैं, इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मीनार को मान लेते हैं A और B, फिर इसकी छाया की लंबाई, छाया मान लो ये की लंबाई है BC, छाया है इसकी लंबाई है 20√3 मीटर। ठीक, फिर आगे क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, सूर्य कहीं यहीं तो होगा, उसका उन्नयन कोण बताना है। ठीक, ये मतलब थीटा का मान बताना है आपको। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब है ना, वैसे इसको माना अभी यहाँ क्या है, ऊंचाई H और ये नीचे वाला आधार है ना, आधार होता है कि नहीं, तो लंब बटा आधार किस सूत्र में आता है, तो सीधे हम बता दे रहे हैं इसे, देखो आके तुम लोग भाषावान लिख लेना। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो टेन थीटा बराबर आपका हो गया H अपान BC लिख दें, या ऐसे लिख दे रहे हैं AB अपान BC। तो AB की वैल्यू है 20 और BC की वैल्यू है 20√3, 20 कैंसिल, बचा आपका 1 अपान √3। अब टेन थीटा, इधर तो टेन थीटा है, इधर 1 अपान √थीटा किसका मतलब टेन में किसकी वैल्यू होती है, किस मान की, तो टेन
30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3, तो थीटा बराबर आपका हो गया 30 अंश, ये आ गया। ठीक, तो थीटा हो गया आपका 30 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ भी नहीं रहा, चलो देखते हैं कितने बचे हैं। ये हमको लगता है लास्ट है, चलो देखते हैं क्या दिया है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक, एक बेलन है आपका, इसके आधार की त्रिज्या दे रखा है, बेलन ये आपका बन जा। ठीक, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है, देखो कितनी, 4 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू है ना। फिर आगे और बोला ऊंचाई, ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो बताना क्या, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब चारों तरफ का है ना। तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं, दिया है जो कुछ, हिंदी में तुम लोग लिख लेना है ना। बेलन की त्रिज्या आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। क्योंकि बेलन का वक्रपृष्ठ होता है आपका, वो हिंदी में लिख लेना है ना, हम नहीं लिखेंगे अब। ए डैश मान लेते हैं, या बताओ ऐसे, ए एल 2πr/h। फाई की वैल्यू कितनी रख लें, 22/7 फ़ायदा रहेगा है ना, क्योंकि दिया तो कुछ है नहीं। और आर त्रिज्या 4 है, गुणा एच की वैल्यू 14 है, 7 के पहाड़ में 14 2 बार में आता है, अब गुणा करनी है। तो देखो 22 की गुणा 2 के साथ 44, इधर 4 दूनी 8, गुणा है बीच में सब, तो हो जाएगा 8 चौकू 32 के 2 हासिल 3, 8 चौकू 32 और 3 35। एल बराबर कितना आ गया 35, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना ना भूलना, ठीक, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। फिर आ गया अगला बच्चा है लास्ट, यही है लास्ट। क्या कह रहा है देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप 3 बताई थी आपको, कौन कौन, माध्य, माध्यक और बहुलक। तीनों में से अगर कोई नज़र आ रहा है, अगर ये कह देता केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो कौन कौन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या क्या उसने क्या कहा है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन है, तो ना ही बारंबारता होती है, वर्ग अंतराल भी नहीं होता है, संचय बारंबारता भी नहीं होता, बहुलक। क्या होगा आपका, बहुलक। 3 चीज़ें पढ़ते हो, माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक, तो बहुलक आपका क्या हो गया, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। टोटल केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कितनी होती है, 3, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो आपका आंसर ये सही। ठीक, और अब नहीं है।